बाकी लोग किधर हैं जी? टाइम तो हो नहीं गया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। बाकियों का क्या मसला है? क्या वजह है? पता नहीं है सर, अभी मैसेज आया ग्रुप के अंदर कि भी लिंक ज्वाइन करें। अच्छा, चले। स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर, हो रही है सर। ठीक है, शुरू करें फिर। कम लोग क्या वजह है या इंतजार करें तो? सर पता नहीं है सर, वैसे क्लास ही हो रही होगी उनकी। 2-4 मिनट देख लेते हैं सर। नहीं सर, आज मेजोरिटी पिंडी में लाइट का इशू है। मैं अभी रोड पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ। किसका इश्यू है? लाइट का इशू है वो लाइट। कह रहे हैं सर। अच्छा, सारे पिंडी में? क्या वजह है? सर इस्लामाबाद में भी बार बार आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या कोई इशू है सर। यस, पीछे हेड में मसला हो गया, कोई लाइट का इशू है। अच्छा, चलें फिर शुरू करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं चीजें। हम पता नहीं लाइट का इशू कब सॉल्व होगा। ठीक है। यस सर, पढ़ लो। जो है वो तो फिर ठीक है। यस सर। ये थ्योरम 1.8 जो है, इसको हमने कल डिस्कस किया था कुछ। ये हमने करना है मजीद। ठीक है ना? इसमें गिवन क्या है? वी वेक्टर स्पेस गिवन है और बीटा उसका सबसेट ये गिवन है। और अगर बीटा बेसिस सेट हो जाए तो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 un लिखा जा सकता है और यूनिक वे से लिखा जा सकता है। एक तो ये प्रूव करना है। और फिर कन्वर्सली जो भी देखना है हम बाद में उसको देखते हैं ना। यानी पहले क्या होगा? गिवन वेक्टर स्पेस बी, बीटा सबसेट ऑफ वी और बीटा बेसिस सेट। तो प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है और यूनिक वे से लिखा जा सकता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि V बिलोंग टू V, यानी वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लेट बीटा बी ए बेसिस फॉर V, यानी हमने अज्यूम कर लिया इफ एंड ओनली इफ से पहले जो बीटा इज ए बेसिस फॉर V। अगर बेसिस फॉर V हो तो अगर V बिलोंग टू V हो तो V बिलोंग टू स्पैन ऑफ बीटा होता है, बिकॉज स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V। अगर बीटा बेसिस सेट हो तो आपको पता है कि स्पैन ऑफ बीटा V के इक्वल होता है। ये बात आपके जेहन में है। बीटा बेसिस सेट हो तो जो चीजें होती हैं ना, एक बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V, ये होता है। तो अगर स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V है और कोई V इसका एलिमेंट है, तो फिर वो V जो है वो स्पैन ऑफ बीटा का भी एलिमेंट होगा। और स्पैन ऑफ बीटा में तो तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस है ना, ठीक है। तो V जो है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा जो है वो लिख सकते हैं। तो ये तो चीज हो गई कि V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा, ये तो हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि हर V को यूनिक वे से लिखा जा सकता है, यानी V इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN फॉर यूनिक स्केलर A1 A2 AN। तो हम सपोज करते हैं कि V को यूनिक वे से नहीं बल्कि दो तरीकों से लिखा जा सकता है, यानी V इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और V को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस BN UN, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और एक इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर दें ना, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा B माइनस V जो है ये 0 हो जाएगा, और बाकी A1 माइनस B1 इंटू U1 प्लस A2 माइनस B2 इंटू U2 सो ऑन प्लस AN माइनस BN इंटू UN। तो ये आ गया। अब आप देखें ना कि U1 U2 UN उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी U1 U2 UN का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। और एक चीज का आपको पता है कि ये U1 U2 UN जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। क्यों? कि बीटा आपने सपोज किया हुआ है कि बेसिस सेट है। अगर बेसिस सेट है तो फिर U1 U2 UN जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, यानी ये U1 U2 UN लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर इनके जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे स्केलर हैं A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 और AN माइनस BN, इनमें से कोई भी नॉन जीरो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर नॉन जीरो के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 हो जाए तो फिर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। चूंकि इस तरह का यहाँ पे केस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि U1 U2 UN जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो इसका मतलब है A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 और AN माइनस BN सारे क्या हैं 0 हैं। तो अगर A1 माइनस B1 0 है तो फिर A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और AN इज इक्वल टू BN हो गया, ठीक है। यानी हमने जो ये लिखा था कि V को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और V को ऐसे भी लिखा जा सकता है B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस BN UN। तो इसमें A1 B1 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, AN जो है वो BN के इक्वल है। इसका मतलब है कि नहीं, दो तरीकों से नहीं लिखा जा सकता बल्कि यूनिक वे ही है कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं स्टेप। यस सर।
हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे कर ले। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? नो सर। सारा कुछ समझ आ गया आपको? हम्म। वो 27-28 लोग तो हो चुके हैं, इनको सब कुछ समझ आ गया? सर जी ये जो लेट आए हैं आप ये रिपीट कर देंगे इनके लिए? रिपीट तो कर दूंगा, रिपीट का तो मसला नहीं है, मैं दोबारा कर देता हूँ। चले, ये वन थ्योरम 1.8 है ना, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन है वी वेक्टर स्पेस और बीटा सबसेट, और अगर हम इसके साथ अज्यूम करें कि बीटा बेसिस सेट भी है, तो प्रूव हमने ये करना है इसमें कि हर वी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं और यूनिक वे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें प्रूव करनी। एक कि हर वी को, वी बिलोंग टू कैपिटल वी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN लिखा जा सकता है, और दूसरा यूनिक वे से लिखा जा सकता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि यूनिक वे का क्या मतलब होता है ना, और दो तरीकों से अगर ये ज्यादा से लिखा जा सके तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि बीटा जो है वो बेसिस सेट फॉर वी है। इसका मतलब है दो चीजें आपको गिवन है यहाँ पे। बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, और दूसरा बीटा जनरेट करता है वी को, यानी स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वी, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो हम एक वी कैपिटल वी से आर्बिट्रेरी लेते हैं। अगर वी बिलोंग टू कैपिटल वी हो, तो चूंकि स्पैन ऑफ बीटा जो है वो वी के इक्वल है, तो वी बिलोंग टू स्पैन ऑफ बीटा होगा। और स्पैन ऑफ बीटा में तो बीटा के जो एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा। तो V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं, वो तो हो गया ये। अब ये है कि यूनिक वे से लिखा जा सकता है। तो हमने अज्यूम किया कि V इज इक्वल टू, यानी दो तरीकों से इस तरह लिखा जा सकता है। V इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, और V को V इज इक्वल टू B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस BN UN, यानी इस तरह से दो तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को माइनस करें तो आपकी ये इक्वेशन आ जाती है ना, 0 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 U1 प्लस A2 माइनस B2 U2 प्लस AN माइनस BN UN। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें आप देखें ना कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और आपको पता है कि U1 U2 UN जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है कि A1 माइनस B1 ये भी 0 है, A2 माइनस B2 ये भी 0 है, और AN माइनस BN इज इक्वल टू 0 है, ये भी सारे। उसकी वजह ये है कि अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो हो और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई, ये जो यानी ये जो वेक्टर्स हैं U1 U2 UN, ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है बाय डेफिनेशन। तो इस वजह से चूंकि हमें पता है कि U1 U2 UN ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो फिर ये जो स्केलर हैं A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 और AN माइनस BN ये सारे 0 हैं। ठीक है, इसको अगर 0 करें तो A1 B1 की इक्वल आ जाता है, A2 B2 की इक्वल आ जाता है, और AN BN के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है ये हमने जो दो सपोज किए थे ना कि डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ यूनिक वे से लिखा जा सकता है।
यानी A1 B1 के इक्वल आ गया, A2 B2 के इक्वल आ गया और AN BN के इक्वल आ गया, तो यूनिक वे से लिखा जा सकता है। ठीक है जी। सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए ये जो स्केलर्स होते हैं इनका जीरो होना लाजमी है? जी सिर्फ अगर जीरो के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो ना, सिर्फ जीरो स्केलर के साथ, ठीक है, तो फिर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर सम नॉन जीरो के साथ भी आ जाए और जीरो के साथ भी, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी ठीक सिर्फ है अगर जीरो के साथ हो तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना सेट। और अगर सम नॉन जीरो के साथ भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाता है तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। सर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वी वेक्टर जो हम लेते हैं ये सबसेट से लेते हैं, और जो बाकी वेक्टर्स होते हैं U1 U2 ये वेक्टर स्पेस से लेते हैं? नहीं नहीं, सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। कौन से V1 V2 कौन से आप कह रहे हैं? सर जो जो इज इक्वल टू की इस तरफ लिखा होता है वी, कोई भी वेक्टर लेते हैं सर, वो तो हम वो सबसेट से वी लेते हैं ना? वो भी V से लेते हैं, और बाकी ये सारे एलिमेंट, यानी बेसिस सेट हो या बीटा जो सपोज करते हैं सबसेट V का, या यहाँ पे जो भी हम सबसेट ले रहे हैं वो सारे वेक्टर स्पेस की एलिमेंट हैं। यस सर। ठीक है ना। वो तो जब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ही ना हो तो आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, यानी नो एडिशन सर, सर स्केलर जो वी मल्टीप्लिकेशन। जो वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस होता है सर, वी उस सब स्पेस में से लेते हैं ना? नहीं नहीं, सब स्पेस की यहाँ तो बात नहीं हुई। आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं? सब स्पेस होगी तो वो फिर हम ये नोटेशन जो यूज किया है ना वो सब स्पेस के लिए वो W की है ना, W इज सबसेट ऑफ V भी होता है, और फिर सब स्पेस तो सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस वाली सेटिस्फाई कर जाए अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन V। ठीक है ना, अगर वो सारी कर जाता है W सेट तो उसको सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, ओके तो सर। वो भी इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ही है, फिर उस वेक्टर स्पेस की बात होगी। यस सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या आगे चलो? ठीक है। यस सर। अच्छा जी, इसका जो कन्वर्स है ना, द प्रूफ ऑफ द कन्वर्स इज एन एक्सरसाइज। तो कन्वर्स में आपको गिवन क्या होगा? गिवन ये होगा इफ एंड ओनली इफ के बाद जो कुछ ये दिया हुआ है ना ये आपको गिवन है। यानी हर V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है और यूनिक वे से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये गिवन होगा। प्रूव आपने क्या करना होगा, बीटा इज ए बेसिस सेट फॉर V। ठीक है जी। और बीटा बेसिस सेट प्रूव करने के लिए इसका मतलब है आपको दो चीजें प्रूव करनी होंगी। बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये प्रूव करना होगा, और दूसरा बीटा जनरेट करता है V को, यानी स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V, ये प्रूव करना होगा। तो स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V जो है ये आपको गिवन है इसमें। यानी जब आप ये कहते हैं कि V each V belong to V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors of beta, तो इसका क्या मतलब होता है, स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V। यानी V का आप एलिमेंट लिया आपने, कैपिटल वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट V स्मॉल V लें और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है, तो V इसके इक्वल हो गया A1 U1 A2 U2 AN UN, और U1 U2 UN जो है वो बीटा के एलिमेंट है। इसका मतलब है स्पैन ऑफ बीटा जो है वो क्या होता है, उसमें तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं बीटा के जो वेक्टर्स हैं उनके। ठीक है, तो ये भी बीटा के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, स्पैन ऑफ बीटा से बिलोंग करेगा। यानी V बिलोंग टू V है और उसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो V बिलोंग टू स्पैन ऑफ बीटा हो गया।
इसका मतलब है V इज ए सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बीटा। तो स्पैन ऑफ बीटा इज सबसेट ऑफ V, तो वैसे होता है बाय डेफिनेशन, यानी एक लिहाज से वो तो सबसेट ट्रिवियली होता ही है। तो यहाँ इसका मतलब है कि स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V। ये तो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने प्रूव ये करना है कि बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है यस सर। कि दूसरा इफ एंड ओनली इफ के बाद अगर जो कुछ गिवन है वो सपोज करें तो स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू V उसी में आ जाता है। आपने जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, आपको याद है कुछ? हाँ जी, कुछ बोलेंगे तो कुछ। सर वो सोल्यूशन निकालते हैं। देखे ना, बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, यानी A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है, ठीक है ना। यस सर। यस। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं इज इक्वल टू 0 करते हैं। अगर सिर्फ A1 A2 AN 0 आ जाए उससे, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले ये काम करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा का लिख के इज इक्वल टू 0 करना है, यानी A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। और यहां पे आपको गिवन है कि ईच V बिलोंग टू V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा। अगर V, कैपिटल V के हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है, तो क्या 0 को भी लिखा जा सकता है? 0 भी V का एलिमेंट होता है ना। यस सर। और 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा कैसे लिखेंगे? 0 इज इक्वल टू 0 U1 प्लस 0 U2 प्लस 0 UN। ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। अब ये है कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 0 इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, और दूसरी इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 0 इज इक्वल टू 0 U1 प्लस 0 U2 प्लस 0 UN। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन हैं। ठीक है, अभी मैं वो ना यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये नजर आ रही है आपको? यस सर। अभी या नहीं आ रही? नहीं आ रहा सर, ये थोड़ा ऊपर कर दो। ये अभी ठीक है, यस सर। नजर आ रहा है ना? ये पहली इक्वेशन है, 0 इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी? यस सर। ये क्लियर है। और दूसरा 0 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 0 इज इक्वल टू 0 U1 प्लस 0 U2 प्लस 0 UN। ये भी ठीक है। ठीक है, यस सर। अच्छा। अब आप देखें ना, इन दो इक्वेशन से आपको गिवन है कि V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है यूनिक वे से। ये गिवन है ना आपको? यस सर। ठीक है ना, यूनिक वे से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें ना कि 0 को इस तरह भी लिखा जा सकता है पहली इक्वेशन, और इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो फिर यूनिक वे इसका क्या हो सकता है कि A1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। A2
0 के इक्वल है, और इसी तरह ए एन भी 0 के इक्वल है। ठीक है, यस सर। यूनिक वे तो यही होगा ना कि 0 को, ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है, अगर यूनिक वे से लिखा जा सकता है तो फिर A1 क्या होगा, 0 होगा, A2 0 होगा, AN क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है ना। तो हमने ये इक्वेशन लिखी थी A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इज इक्वल टू 0, और आगे कहाँ पे पहुंच गए कि A1 भी 0 है, A2 भी 0 है, और AN भी 0 है। इसका क्या मतलब होता है कि सेट बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, यही मतलब होता है ना इसका, कि सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बस हमने यही प्रूव करना था, बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये समझ आ गई है या दोबारा मैं यस आप? सर। ठीक है यस ना, सर, आ गया। ठीक है। ये एक थ्योरम हो गया, और उसके आगे जो है ना, ये आप कुछ रिजल्ट जो है, ये डायमेंशन तो हमने कल कर लिया था ना डिस्कस। ठीक है, डायमेंशन कल डिस्कस हो गई थी ना। यस सर। हाँ, ठीक हो गए। तो आगे जो है हम अभी चलते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2। ये कुछ रिजल्ट जो थ्योरम के रिजल्ट है ना, इसको आप वैसे स्टेटमेंट हम प्रूव नहीं करेंगे, स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, यूज हो सकता है ना, इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। Let W be a subspace of a finite dimensional vector space V, then W is finite dimensional and dimension of W less than is equal to dimension of V। यानी अगर कोई W सब स्पेस हो तो जो वेक्टर स्पेस V है वो अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो W भी, उसकी सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी, और W की डायमेंशन जो है लेस देन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी। यानी जो W की डायमेंशन है V की डायमेंशन से लेस ही होगी, और अगर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो, यानी W और V की डायमेंशन सेम हो जाए, तो इसका मतलब है फिर V और W सेम है। ठीक है ना, यानी वो एज ए सबसेट वही स्पेस जो है ना वो ली हुई है। ठीक है, तो इसको आपने वैसे याद रख लेना है ना, किसी जगह पे यूज हो सकती है। ठीक है, और दूसरा ये आप रिजल्ट याद रख लें, ये कोरोलरी 2 जो है ना, ये पेज नंबर 47 और 8 पे जो है, कि अगर V वेक्टर स्पेस हो और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का आपको पता हो, यानी n डायमेंशन है, 2 है, 3 है, 1 है, जो भी है, ठीक है, तो कोई भी जनरेटिंग सेट फॉर V जो है कंटेन्स एट लीस्ट n वेक्टर्स, यानी वही सेट उसको जनरेट करेगा अगर वेक्टर स्पेस की आपको डायमेंशन का पता है। यानी सपोज वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, सपोज ये आपको पता है, तो V का कोई भी सबसेट है ना जो जनरेट करेगा V को, उसमें कम से कम 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, और जिसमें एग्जैक्टली n एंड जनरेटिंग सेट फॉर V, और अगर जनरेटिंग सेट हो फॉर V दैट कंटेन्स एग्जैक्टली n वेक्टर, अगर वो सिर्फ जनरेटिंग सेट हो यानी, और उसमें n वेक्टर हो, तो फिर वो बेसिस सेट भी होता है। यानी एक तो ये है ना कि जनरेट करने के लिए कम से कम उसके 3 वेक्टर सेट में मौजूद होने चाहिए। जरूरी नहीं है 3 जनरेट करें, लेकिन कम से कम होने चाहिए। यानी कोई सबसेट लें, उसमें 3 एलिमेंट अगर ना हो तो फिर तो जनरेट करेगा ही नहीं ना। ठीक है, जनरेट करने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट होनी चाहिए। 3 हो तो फिर भी जरूरी नहीं है कि वो यानी उस बी को जनरेट करेगा, लेकिन अगर 2 हो या
कम हो, 1 हो, तो फिर तो वो जनरेट ही नहीं करेगा ना, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो। लेकिन अगर सेट जनरेट करता है और एग्जैक्टली जो है वो n वेक्टर्स ही हैं, तो फिर वो बेसिस सेट भी होता है, यानी वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, ये जस्ट रिजल्ट आप याद कर लें ना, किसी वो यूज कर लेंगे एप्लीकेशन में, कहीं पे भी रेफरेंस पे यूज हो सकता है। और कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी हो जिसमें n वेक्टर्स हो, यानी सपोज n इज इक्वल टू 3 है, सबसेट है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो फिर वो बेसिस सेट भी होगा, यानी जनरेट भी करेगा। ठीक है, और तीसरा ये रिजल्ट याद रख लें कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर वी। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वी का, उसको बेसिस सेट फॉर वी के लिए, यानी उसमें आप कुछ और एलिमेंट शामिल करते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे कि क्या जो नया एलिमेंट शामिल किया है उसके साथ सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं है, वो इस प्रोसीजर से। और चूंकि आपको वेक्टर स्पेस वी का पता है कि उसकी डायमेंशन n है, तो n कम से कम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए जो कि जनरेट करेंगे वी को, या बेसिस सेट यानी वो बनेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिसेस पहले कुछ पढ़े हैं? ये बिल्कुल आपका इनका अंदाजा नहीं है? सर इंट्रोडक्शन तो लीनियर अलजेब्रा में थोड़े से टच किए थे। थोड़ा सा किया था, ठीक है। चले, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको डिफाइन करेंगे, और फिर उससे आगे जो है वो उसी की डिस्कशन होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है 65 पेज पे। इसमें गिवन है लेट v एंड w बी वेक्टर स्पेसेस ओवर f, यानी v और w दो वेक्टर स्पेसेस होंगी ओवर द सेम फील्ड f। ठीक है, यानी हर वेक्टर स्पेस के लिए क्या होता है, साथ फील्ड होती है ना बाय डेफिनेशन अटैच। ठीक है, तो v और w तो इन जनरल डिफरेंट सेट होंगे, लेकिन v के लिए जो फील्ड है वो भी f ही होगी और w के लिए भी f ही हो, तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी। ठीक है ना। We call a function t such that v to w a linear transformation from v to w if for all x y belong to v and c belong to f. We have t of x plus y is equal to t of x plus t of y, and b t of cx is equal to c t of x. ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी है? यस सर। ठीक है ना। तो ये वही डेफिनेशन है, यानी t अगर फंक्शन हो कोई फ्रॉम v टू w, v वेक्टर स्पेस ओवर f एंड w वेक्टर स्पेस ओवर f, और ये दो कंडीशंस a b और सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर उसी फंक्शन को आप क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसी फंक्शन को आप क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा, इसमें आप देखें ना कि ये टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये जो x प्लस वाई है ये एडिशन कौन सी है, किस सेट की है? आपको अंदाजा होना चाहिए ना ये भी। जो टी ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, ये x और y के दरमियान जो एडिशन है, ये कौन सी एडिशन है, किस सेट की है? सो वी की है, क्योंकि ये v बिलोंग्स की टू है, वी हाँ। करते हैं। v की अपनी एडिशन होगी, और जो दूसरी साइड पे है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, तो ये एडिशन कौन सी है? फील्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। नहीं नहीं, ये देखिए ना, टी ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होता है? अगर टी फंक्शन हो फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, तो टी ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा? वी का डब्ल्यू का सेट, होगा। डब्ल्यू का सर डब्ल्यू सेट। डब्ल्यू 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 का का होगा होगा, सर। और टी ऑफ वाई भी डब्ल्यू का ही होगा डब्ल्यू ना। का होगा, यस सर। तो फिर ये इनके दरमियान में जो एडिशन है, ये कौन सी एडिशन होगी? ये डब्ल्यू की होगा सर। डब्ल्यू की होगी। और एक्स और वाई के दरमियान जो एडिशन है, यानी लिखा हुआ तो सेम लग रहा है ना, ऐसा ही है ना। यस सर। यहाँ पे एडिशन सेम ही लग रही है लिखी हुई, लेकिन ये एडिशन सेम नहीं है। यानी एक्स और वाई के दरमियान जो भी एडिशन होगी, आपने एक्स और वाई को उसके मुताबिक यहाँ पे ऑपरेशन करना है ना, जो वी के लिए है। और टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो डब्ल्यू में आपने डिफाइन की होगी ना, वेक्टर स्पेस अगर है तो एडिशन डिफाइन होगी ना डब्ल्यू पे, तो उसके मुताबिक ऐड करें और फिर इक्वालिटी आ जाए, फॉर ऑल एंड एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई। तो फिर जो है ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है। यस सर। और इसी तरह जो दूसरा बी पार्ट है, टी ऑफ सी एक्स, सी और एक्स के दरमियान ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये कौन सी होगी? जो वी में डिफाइन है। ठीक है, वी के लिए भी स्केलर, वी वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है ना। यस सर। ये c इंटू एक्स, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना। और ये दूसरी साइड पे जो सी टी ऑफ एक्स है, तो ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन होगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डब्ल्यू में डिफाइन है। यानी ये जस्ट सी इंटू जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है टी ऑफ एक्स, वैसे नहीं है। ठीक है ना। सी की डब्ल्यू के, टी ऑफ एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट है ना, तो उसके साथ जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, यहां पे वो ऑपरेशन जो भी डिफाइन होगा वो आपने अप्लाई करना है और उसका एक रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे सी और एक्स, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी रिजल्ट आएगा उस पे टी अप्लाई करना है। तो ये फॉर ऑल सी फॉर ऑल एक्स इक्वल होने चाहिए ना। ठीक है। तो फिर अगर ए और बी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो टी को आप कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है या मैं बताऊं इसमें आपको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सर रिपीट कर दें एक बार। देखिए ना, कोई भी अगर फंक्शन हो, सबसे पहले तो v और w जो है ना, फंक्शन t होना चाहिए फ्रॉम v टू w, और v वेक्टर स्पेस होना चाहिए, w भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द सेम फील्ड f, और t फ्रॉम v टू w फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन वही जो फंक्शन की डेफिनेशन है। और इसके साथ अगर ये a और b जो है वो दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं, यानी t इस तरह का फंक्शन हो कि ये ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, और बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए फॉर ऑल सी बिलोंग टू एफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, तो फिर उसी फंक्शन टी को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। यस सर। चलें अब आ जाएं जी एग्जाम्पल पे ना। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, ये दो कंडीशन जो है
टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई और टी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स। जब आप प्रूव करेंगे ना एग्जाम्पल को, तो ये दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करानी होगी ना, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप ये जो टू में डिफाइन है ना ये कंडीशन, टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी एंड सी बिलोंग टू एफ, ये भी वही कंडीशन है। यानी इन ए और बी को मिला के इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी अगर सिर्फ आप ये करा लें ना, टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, तो फिर भी वो टी जो है वो लीनियर हो जाएगा। फॉर ऑल सी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी एंड फॉर ऑल सी बिलोंग टू एफ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में जो है ना, इसने सिर्फ इसको करा लिया है, टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई को, ठीक है ना। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल है, t from R2 to R2 defined by t of A1 A2 is equal to 2A1 plus A2 और A1, ठीक है जी। अब यहाँ पे V और W जो है वो सेम है, V जो है वो भी R2 के इक्वल है और W जो है वो भी R2 के इक्वल है और F इज इक्वल टू R है ना, ठीक है। R2 ये भी V के इक्वल है और W भी R2 के इक्वल है और F जो है वो R है। तो ट्रांसफॉर्म ये T डिफाइन कैसे है फंक्शन, T ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस A2 A1। अब आपने ये दो कंडीशन जो है ना, या एक ये कंडीशन T ऑफ सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी एक्स प्लस टी वाई, यानी पहले आप ये साइड T ऑफ सी एक्स प्लस वाई फाइंड कर लेंगे और फिर सी टी एक्स फाइंड कर लेंगे, टी वाई फाइंड कर लेंगे और फिर सी टी एक्स और टी वाई को एडिशन जो भी आएगी वो कर लेंगे। तो ये साइड टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई और सी टी एक्स प्लस टी वाई जो है ये इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी एंड सी बिलोंग टू एफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब है आपने दो पॉइंट लेने हैं, एक्स और वाई, R2 के दो एलिमेंट लेने हैं। तो एक एक्स ये एलिमेंट ले लिया B1 और B2 और साथ में रख के एक ये R2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और दूसरा Y जो है वो D1 और D2 ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ ये R2 का एलिमेंट हो गया। उसके बाद आपने CX प्लस वाई जो है ये फाइंड करना है। तो CX प्लस वाई क्या हो जाएगा, पहले CX फाइंड करेंगे, यानी X इज इक्वल टू ये B1 B2 है, तो C अगर स्केलर मल्टीप्लाई इधर करें तो इधर भी करेंगे C, तो ये हो जाएगा CB1 व CB2, यानी ये CX हो जाएगा और फिर CX और Y ये Y है, इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा CB1 प्लस D1 और CB2 प्लस D2, ठीक है। अब T इस पे अप्लाई करना है आपने ना, यही है ना, T ऑफ CX प्लस वाई, तो ये फाइंड करना है। तो ये T ऑफ CX प्लस वाई जैसे डिफाइन है, डिफाइन ये है T ऑफ A1 A2, यानी T के सामने A1 और A2 होगा तो आप लिखेंगे 2A1, यानी A1 को 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर A2 ये जो Y की जगह पे है इसको ऐड कर लेंगे और इधर Y की जगह पे सिर्फ A1 ये जो पहला है ये आ जाएगा। अब T आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, जब यहाँ पे T अप्लाई करेंगे तो T इस पे अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट पे, तो इस पहला ये जो X एलिमेंट है यानी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2A1 आएगा ना और फिर A2 इसमें ऐड कर लेना है, तो ये यही हुआ 2 इंटू CB1 यानी इससे मल्टीप्लाई हुआ है प्लस D1 और A2 ये CB2 प्लस D2 ये ऐड कर लिया जो कि 2A1 प्लस A2 हो गया। और फिर दूसरे ये Y की जगह पे आपने क्या रखना है,
A1 रखना है सिर्फ। तो इस टर्म का A1 क्या है, ये CB1 प्लस D1। तो CB1 प्लस D1 जो है आपने जस्ट यहाँ पे रख लिया। तो ये आज आ गया T ऑफ CX प्लस वाई, यानी एक आपने फाइंड कर लिया। अब आपने ये राइट साइड जो है फाइंड करनी है, T ऑफ X फाइंड करना है और C से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर TY फाइंड करना है और CTX प्लस TY जो है उसको ऐड कर देना है। ठीक है जी। तो CTX प्लस TY, ये C आ गया और TX जो है वो पहले डिफाइन है, ये TX आपका ये B1 B2 है ना। तो अब जब आप A1 की जगह पे B1 और A2 की जगह पे B2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2B1 प्लस B2 और यहाँ पे B1 आ जाएगा। तो यही आ गया C 2B1 प्लस B2 और ये B1। और TY जो है ये Y D1 D2 है। तो ये Y अगर ये D1 D2 इधर रिप्लेस करें A1 A2 की जगह पे, तो यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2 आ जाएगा और आगे आ जाएगा 2D1 प्लस D2 और यहाँ पे D1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे TY की जगह पे ये लिखा हुआ है 2D1 प्लस D2 और D1। अब आपने C को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा CTX प्लस TY। अब आप देखें ना कि T ऑफ CX प्लस Y ये इसके इक्वल है, ये साइड और ये जो साइड है CTX प्लस TY ये दोनों इक्वल है, ये 2 ये भी 2। CB1 प्लस D1 ये CB1 प्लस D1 प्लस CB2 ये CB2 प्लस D2 ये प्लस D2 और वाओ CB1 ये CB1 प्लस D1 और यहाँ पे भी प्लस D1। तो ये साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये साइड T ऑफ CX प्लस Y और CTX प्लस TY ये भी आपस में इक्वल ही है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है T जो है वो लीनियर है। ठीक है, फंक्शन जो T हमने ये डिफाइन किया है T ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस A2 और A1 ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी सारे जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अगर ये इससे नहीं करना चाहते T ऑफ CX प्लस वाई इज इक्वल टू CTX प्लस TY से, तो आप ये A और B अलग अलग जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, नो सर। ये क्लियर हो गया सारा, इसमें कोई मसला तो हो किसी को तो वो फिर कर लेना, ताकि जब प्रूव करने की पड़े तो फिर यानी प्रोसीजर समझ आ गया है ना क्या करना है। यस सर। ठीक है, ठीक है सर, रेडी तैयार भी करना होता है। जी ठीक है सर, आज के लिए इतना ठीक है। ये दो एग्जांपल मैं डिस्कस कर लूँ ना तो फिर ठीक है। अभी ये एक दूसरी T फ्रॉम R2 to R2 बाई T ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ये R2 से R2 पे ये फंक्शन डिफाइन है, ये रिफ्लेक्शन है ना अबाउट एक्स एक्सेस। ठीक है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही दो कंडीशन या जैसे एक कंडीशन अभी मैंने डिस्कस की है वो आप सेटिस्फाई कराएंगे और इसको चेक करेंगे कि लीनियर है। और इसी तरह से T जो है फ्रॉम R2 से R2 पे T ऑफ A1 A2 A1 0 ये प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स एक्सेस। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको भी आप चेक कर लेना ना। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे बताई गई है, देखे ना ये A1 A2 है ना, इस पे T अप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है A1 माइनस A2।
यानी A1 और A2 पॉइंट क्या हो जाता है, A1 माइनस A2। इसका मतलब है ये वेक्टर इधर था और जब T अप्लाई हुआ तो ये दूसरी तरफ आ गया ना, यानी पॉजिटिव A1 ये हुआ और नेगेटिव A2, तो ये पॉइंट आ गया। तो अब ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन हो गई ना। इसी तरह वाई के अबाउट भी हो सकती है, ठीक है, वो भी कोई डिफाइन हो सकता है। और ये जो प्रोजेक्शन है इसमें देखें ना, को A1 A2 ये पॉइंट ये बनता है ना, x इज इक्वल टू A1 y इज इक्वल टू A2, तो ये वेक्टर बनता है। इसकी प्रोजेक्शन हो तो वहां वो कहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा ना जो x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर कौन सा है, A1 और y 0 है इस वेक्टर पे। A1 ये तो इतना ही है ना A1, और y जो है वो 0 है। तो वो इधर अगर कोई प्रोजेक्शन पड़े यानी इस वेक्टर पे, तो वो यही वेक्टर आ जाएगा ना। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, प्रोजेक्शन कहा गया है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो लीनियर ट्रांसफर रोटेशन में फिर डिस्कस करूंगा ना। तो ये रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन वाली एग्जांपल्स हैं, इनको आप चेक कर लीजिए क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो मजीद आपका? सर ये एक्स एक्सिस में है ना? एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन भी है और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी एक्स एक्सिस के लिहाज से ही है। तो सर एक्स एक्सिस में पॉइंट्स कौन से रखेंगे फिर? नहीं, एक्स एक्सिस पे रखना तो नहीं है, ये देखे ना आपका ये वेक्टर है ना, ये प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं या रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का पूछ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का तो देखे ना ये A1 A2 है ना, ये डिफाइन ऐसे है T ऑफ A1 A2, यानी A1 A2 पे T अप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है ना, तो यानी ये पहले वेक्टर था, इस पे T अप्लाई हुआ तो ये वेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है ना, ठीक है ना। जैसे y के अबाउट हो तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा ना, ये दूसरी साइड पे, y एक्सिस के दूसरी साइड पे, ये नेगेटिव जो साइड होती है एक्स एक्सिस वाली, इस साइड पे इस तरह से आ जाता, ठीक है। यस सर। तो चलें फिर ये आप चीजें करें। तो आज आपका ये दूसरा लेक्चर था ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलें ये करें। बाकी मैं क्लास में अपलोड चीजें करनी है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर दूंगा ना, फिर नेक्स्ट वीक से सारा स्मूथ चीजें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। पहले 1-2 वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सर ये काइंडली रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दिया करें ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर ले बंदा। हाँ ठीक है, वो मैं अभी उसका सारा क्लास की वो चीजें मटेरियल करूंगा ना तैयार, अपलोड कर दूंगा सारी चीजें। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक।